देखिए आज हम लोग लेसन 8 को पढ़ने वाले, जिसका नाम है खुशहाल गांव एवं समृद्ध शहर। छोटा सा लेसन है, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो इसको पहले समझने से पहले आप ये समझिए कि कृषि, तो देखिए जो भारत का उपमहाद्वीप था, जो भारतीय उपमहाद्वीप था, वहाँ पे 3000 साल पहले लोहा का प्रयोग हुआ था। लगभग 3000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप पे लोहा का खोज हुआ, और उसके बाद लगभग 2500 साल पहले लोहा का खोज हुआ ना सर? हाँ, और लगभग 2500 साल पहले इसका प्रयोग कृषि के लिए भी किया जाने लगा। जिसके बाद कृषि खेती करने के लिए, जिसके बाद कृषि का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, और वो लोग कृषि में हल के स्थान पर, मतलब हल का जो नुकीला वाला भाग होता है उसके स्थान पे लोहा का औजार को भी लगाने लगा, और यहाँ पे वो लोग धान का खेती भी प्रारंभ कर दिया था। बस समझ में आया क्या बोले हम? तो लगभग 3000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप पे लोहा का खोज हुआ, लगभग 3000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर लोहा का खोज हुआ, और 2500 साल पहले इसका प्रयोग कृषि के कार्यों के लिए किया जाने लगा। एवं हल के रूप में भी, हल के अतिरिक्त भी कृषि में बहुत सारा हथियार होता है, जैसे हसिया हो गया, कछिया हो गया, ये सब कृषि में काम आता है। तो पहले पत्थर इसके जगह होता था, पत्थर से काटा जाता था, लेकिन जब लोहा का खोज हो गया तो लोहा का भी वो बनने लगा, जिससे काफ़ी कृषि सहूलियत हो गया, और इसके साथ साथ वो लोग धान का खेती भी करना प्रारंभ कर दिया। समझ में आया? तो इसको आपको लिखना नहीं है, बस आप स्टार दे करके लिख लीजिए कि 3000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर लोहा का खोज हुआ था। केवल इतना सा लिख लीजिए, लगभग 3000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर लोहा का खोज हुआ था। और ये जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरह लिखिएगा। बड़े भूस्वामी, हलवाहे, भूमिहीन मजदूर या दास और ग्राम। इसमें देखिए बड़े बड़े जो भूस्वामी होते थे, मतलब भूमि के जो मालिक होते थे, उसको तमिल में कहा किया जाता था प्राचीन समय में, तो वेलला कहा जाता था। नाम याद रखिएगा। जो हलवाई होते थे, मतलब हल को जो चलाता था, उसको उनवार कहा जाता था। नाम देख रहे हैं, उनवार कहा जाता था। और जो भूमिहीन मजदूर होते थे, जिसके पास भूमि नहीं है, और जो दास होते थे, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको अधिमई कही जाता था। उसको अधिमई या फिर कड़े सरिया, कड़े सिरिया। जो भूमिहीन मजदूर या दास होते थे उसको अधिमई या फिर कड़े सिरिया कहा जाता था। और जो ग्राम के प्रधान होते थे उसको क्या कहा जाता था? तो ग्राम भोजक कहा जाता था। इसको याद रखिएगा। कहिए क्या हुआ, बोलिए। तुरंत समझा देते हैं। तब यहाँ पे ना गांव के लोगों को आखिर कहा क्या किया जाता था, बस हमको इसमें मेनली यही पढ़ना है। तो जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे, जो बड़ा बड़ा जो जमींदार होता था, उसको वेलला कहा जाता था। बड़े बड़े भूस्वामी को, मतलब जिसके पास बहुत बड़ा बड़ा जमीन है। जो हलवाए होते थे, मतलब दूसरों हलवाहे जो होते थे, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको उनवार कहा जाता था। उनवार को आप बुधवार से याद कर सकते हैं। बुधवार और उनवार लगभग लगभग सेम है, तो आप उनवार और बुधवार लगभग लगभग सेम है। गुरुवार बोलिए, सोमवार बोलिए, आपका इच्छा, लेकिन उन और बुध मिल रहा है ना, इसलिए बुध में हर्ष उकार आ रहा है। आपको अगर कोई नाम याद नहीं रहता है, जैसे कि यहाँ देखिए अधिमई याद रखना मुश्किल है, तो अब आदिमई याद करिए, तो आप वहाँ पे तो पता चल जाएगा ना, आपके सामने ऑप्शन रहेगा, आप तुरंत पता कर लीजिएगा कि नहीं आदिमई नहीं होगा बल्कि अधिमई होगा। जैसे केडे सिरिया है, तो आप सिंपल याद करिए, कड़े से कैंडल याद कर लीजिए, सिरिया तो सिरिया याद रहे करेगा, कड़े सिरिया, आपको ये सब आसानी से याद रहेगा। ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? तो ग्राम भोजक कहा जाता था। समझ में आया? ये कई सारा कैटेगरी था, और ये उसको जो कहा जाता था उसका नाम है। सिंपल है ये, इसको लिख लीजिए आप लोग। इसको लिखिए, जैसे हम लिखें उसी प्रकार से लिख लीजिए। लिखिए लिखिए।
स्पीड में लिखिए। फ़ोन को साइलेंट में रखा करिए, नहीं तो लेके हम फ़ोन रख लेंगे आप लोग का। मिटा दें? अगर भारत का नक्शा को आप ध्यान से देखिएगा तो जो ऊपर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर, और नीचे वाला को दक्षिण, उधर वाला को क्या बोलेंगे, पूरब, और इधर वाला को पश्चिम। इसको याद रखिएगा। अगर इस दोनों का बीच का बात हम करें तो क्या हो जाएगा, पश्चिमोत्तर हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। नहीं, पाकिस्तान नहीं, दिशा का नाम बता कर रहे हैं। पश्चिमोत्तर हो जाएगा। और इधर का बात करें तो क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर। पूरब जो उत्तर मिलके क्या बन जाता है, पूर्वोत्तर बन जाता है। संधि विच्छेद हो रहा है यहाँ पे। तो बात समझिए, लगभग 2500 सालों तक जो मथुरा था, आपको इसमें स्पेशली मथुरा के बारे में पढ़ना है। मथुरा जो था वो व्यावसायिक और व्यापारिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण शहर था। लगभग 2500 साल तक मथुरा जो है वो व्यावसायिक और व्यापारिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण शहर था। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का एकमात्र रीजन था कि ये एक दूसरे भाग को कनेक्ट किए हुआ था। जैसे आप नक्शा में ध्यान से देखिएगा तो पश्चिम उत्तर से एक रास्ता मथुरा से होकर के पूरब की ओर जाता था, और एक रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर होकर जाता था। जो गुजरता था कहाँ से, तो मथुरा के आसपास से ही गुजरता था। अब जहाँ पे परिवहन ज़्यादा होगा तो विकसित करेगा ही। किसी भी शहर में अगर परिवहन ज़्यादा है तो वो विकसित करेगा ही ना। भागलपुर स्टेशन आप देख लीजिए, कितना सारा चौराहा है, तो विकसित तो वो करेगा ही। तो वही सिंपल है यहाँ पे, समझ में आए ना। तो सिंपल ऐसा समझिए, जहाँ पे चौराहा रहेगा वहाँ पे दुकान सब देखते हैं कितना ज़्यादा चलता है, तो बस वही सिस्टम है। तो क्या हम लोगों को बोलना है मथुरा के बारे में, तो मथुरा लगभग 2500 सालों तक व्यापारिक और व्यावसायिक क्रियाकलापों का केंद्र रहा। मथुरा लगभग 2500 सालों तक व्यापारिक और व्यावसायिक क्रियाकलापों का केंद्र रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो रास्ते मिलते थे। पहला पश्चिमोत्तर से पूरब की ओर, और दूसरा रास्ता उत्तर को दक्षिण से जोड़ता था, जिस कारण से मथुरा काफ़ी विकसित हुआ। ठीक है, यहाँ तक में। इसके साथ साथ यहाँ पे जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी सारा मूर्ति भी मिला था, ये याद रहेगा ना। और एक बात याद रखना है आपको कि मथुरा जो है वो कुषाण का दूसरा राजधानी था। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, हाँ, कुषाण वंश के बारे में आपको पढ़ना है। ये कुषाण का दूसरा राजधानी था, मेन इसमें यही है, ये कुषाण का दूसरा राजधानी था। क्योंकि इस टॉपिक से अगर पूछेगा तो बस वही पूछेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। बोलना कैसे, एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर आप लोग एक एक करके लिख लीजिएगा। मथुरा 2500 सालों तक व्यापारिक और व्यावसायिक केंद्रों में महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि यहाँ से दो रास्ते मिलते थे। पहला पश्चिमोत्तर से पूरब की ओर जाता था, और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था, जिस कारण से मथुरा काफ़ी विकसित था। यहाँ पे जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी सारा मूर्ति भी मिला था। इसके एक बात, विशेष बात यह है कि मथुरा जो है वो कुषाण वंश का दूसरा राजधानी था। बस आया समझ में ना। इसको लिखिए आप लोग जल्दी से। मथुरा 2500 वर्षों तक, मथुरा 2500 वर्षों तक लिखिए, मथुरा 2500 वर्षों तक व्यापारिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा। गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा। गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा। जिसका मुख्य कारण यहाँ पर मिलती दो रास्ते थे। जिसका मुख्य कारण यहाँ पर मिलती दो रास्ते थे। जिसका मुख्य कारण यहाँ पर मिलती दो रास्ते थे। पहला पश्चिमोत्तर या फिर उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर। पहला उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, आप इसको संधि करके पश्चिमोत्तर भी लिख सकते हैं। एवं दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। पहला पश्चिम उत्तर या तो आप लिखिए या तो आप पश्चिमोत्तर लिखिए। पहला पश्चिमोत्तर से पूरब की ओर, पश्चिमोत्तर से पूरब की ओर, तथा दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर, तथा दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर।
इसी में लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। मथुरा धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। मथुरा धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। मथुरा धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ कई जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिली है। यहाँ कई जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ मथुरा धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित कई मूर्तियाँ मिली हैं। ये कुषाणों का दूसरी राजधानी भी था। ये कुषाणों का दूसरा राजधानी भी था। ये कुषाणों का दूसरा राजधानी भी था। ये कुषाणों का दूसरा राजधानी भी था। इसको ध्यान से समझिएगा। शिल्प एवं शिल्पकार के बारे में आप लोगों को क्या बोलना है, तो कई सारा पुरा स्थल से कई सारा शिल्प मिला, मतलब मिट्टी का काफ़ी सारा बर्तन मिला था, जिसको क्या कहा गया था, तो उत्तर काले चमकीले पात्र कहा गया था। उत्तर इसलिए कहा गया था क्योंकि ये उत्तर दिशा में ज़्यादा मिला था, इसलिए उसका दिशा का नाम दे दिया उत्तर। तो क्या बोलना है आपको, सिंपल, तो कई पुरा स्थल से कई शिल्प जो कि मिट्टी के बने काफ़ी सुंदर होते थे, इसे उत्तर काले चमकीले पात्र कहा गया। हो जाएगा। कई पुरा स्थल क्या है ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, जहाँ से पुरातात्विक वस्तु मिलेगा, ये सब पहले हम बता चुके हैं। कई पुरा स्थल से कई शिल्प जो कि मिट्टी से बने हुए काफ़ी सुंदर बर्तन थे, जिसे उत्तर काले चमकीले पात्र कहा गया। नगर में काफ़ी सारा शिल्पकार होता था जो आपस में संगठन बना करके रहता था। जैसे कि अभी भी जितना सारा टोटो चलता है, ट्रेन, टेम्पू चलता है, सबका एक एक संगठन रहता है ना, उसी प्रकार से उस समय भी जितना भी शिल्पकार रहता था, सबका एक समूह होता था जिसको श्रेणी कहा जाता था। और इस श्रेणी में वो लोग पैसा को भी जमा करता था। बैंक के तरह ये श्रेणी काम करता था उस समय, बात समझे। और एक स्टार दे करके लिख लीजिएगा कि उत्तर भारत में वाराणसी और दक्षिण में जो मदुरै है वो कपड़ों का व्यापार का काफ़ी अच्छा केंद्र रहा था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्त्री और पुरुष भी काम करती थी, दोनों मिलके काम करता था। ये बात याद रखिएगा, पहले के टाइम में भी स्त्रियों को काम करने का अधिकार था, ये हमको इस बात से पता चलता है क्योंकि आपके बुक में ये लिखा हुआ है। समझ में आया? एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर आप लोग एक एक करके लिख लीजिएगा। क्या बोलिएगा इसमें, कई पुरा स्थल जहाँ से शिल्प प्राप्त हुए हैं जो मिट्टी से बने हुए काफ़ी सुंदर पात्र थे, जिसे उत्तरी काले चमकीली पात्र कहा गया। यहाँ तक हो जाएगा। कई शिल्पकारों का एक आपस में समूह होता था जिसे श्रेणी कहा जाता था, और इस श्रेणी में वो बैंक के तरह कार्य करता था जहाँ पे कई सारे शिल्पकार अपना पैसा को वहाँ जमा करता था। हो जाएगा। फिर एक लाइन आपको लिखना है कि उत्तर भारत में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै जो है वो कपड़ों का प्रमुख केंद्र था, जहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों काम करती थी। समझ में आया? ये खत्म हो गया ये लेसन 8 लेसन आपका, इसको लिखिए फटाफट। कई पुरा स्थल जहाँ से मिले शिल्प कला
जो मिट्टी से बने काफ़ी सुंदर होते थे, 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 इसे उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया। हाँ, उसे उत्तरी या फिर उत्तर काले चमकीले पात्र कहा गया। हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। शिल्पकार के आपस में समूह होते थे, शिल्पकार के आपस में समूह होते थे, शिल्पकार के आपस में समूह होते थे, आपस में समूह होते थे, जिसे श्रेणी कहा जाता था, जिसे श्रेणी कहा जाता था, जिसे श्रेणी कहा जाता था। इसमें शिल्पकार अपना पैसा भी जमा करते थे, इसमें शिल्पकार अपना पैसा भी जमा करते थे, इसलिए इसे बैंक भी समझा जाता था, इसलिए इसे बैंक भी समझा जाता था, इसलिए इसे बैंक भी समझा जाता था। चलिए, लेसन खत्म हो गया। अब स्टार देकर के 2-3 लाइनें लिखिए। पहला स्टार दीजिए। उत्तर में वाराणसी, पहला स्टार देकर के लिखिए। उत्तर में वाराणसी तथा दक्षिण में मदुरै तथा दक्षिण में मदुरै कपड़ों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, कपड़ों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। उत्तर में वाराणसी तथा दक्षिण में मदुरै कपड़ों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, जहां स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर कार्य करते थे, जहां स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर कार्य करते थे, जहां स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर कार्य करते थे। स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर कार्य करते थे। दूसरा स्टार दीजिए। तमिल भाषा में रचनाओं को, दूसरा स्टार दे करके लिखिए। तमिल भाषा में रचनाओं को संगम साहित्य कहा गया। तमिल भाषा में रचनाओं को संगम साहित्य कहा गया, संगम साहित्य कहा गया, संगम साहित्य कहा गया। दूसरा स्टार दे करके लिखिए। तमिल भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी, तमिल भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी, ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। तीसरा स्टार देके लिखिए। दक्षिण भारत के अरिकामेडु, ब्रैकेट में लिख दीजिए पुदुचेरी नाम है ये। दक्षिण भारत के अरिकामेडु, ब्रैकेट में लिख लीजिए पुदुचेरी, हाँ, का रोमन नाम पुदुचेरी, का रोमन नाम पोडुका मिलता है, का रोमन नाम पोडुका मिलता है।